नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत शानदार प्रीवियस ईयर की कंप्लीट मैथ सीरीज। इसमें मैं आपको एसएससी सीपीओ की शिफ्ट 1 में आने वाले सभी के सभी 50 क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। और जितने भी छः सेट पिछली बार कंडक्ट हुए थे, 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, पर डे दो शिफ्ट कंडक्ट हुई थी, तो 6 की 6 शिफ्ट मैं आपको इसी चैनल पर कंप्लीट कराऊंगा। तो आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और बैठ जाइए आराम से, क्योंकि मैं इस वीडियो को लेने वाला हूँ कंप्लीट क्वेश्चन। तो इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आप जानते हो कि मैंने इससे पहले एसएससी सीजीएल का भी प्रीवियस ईयर करवाया, तो आप उसे भी देख सकते हैं। देखिए, आपको ये भी बात पता है क्या, 9 से 11 नवंबर के बीच में एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो आपको ज़रूरत है कि आपने जितने भी पिछले ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे हुए हैं, तो वो सभी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए, ताकि आप सेम टाइप के क्वेश्चन को जब इस बार एग्ज़ाम हो तो आप अच्छे से कर सको। तो इसके लिए मैं आपको सभी प्रीवियस ईयर वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी से कर लीजिए। और ये सारी मेरी वीडियोस हैं, एसएससी सीजीएल की वीडियो, ये जिसमें मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ये नाउन की क्लासेस आप देख सकते हो, वोकेबलरी मिल जाएगी आपको, सीजीएल की क्लासेस मिल जाएंगी, इंग्लिश की प्रीवियस ईयर, एवरेज हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये मेरा टाइम एंड वर्क हुआ, और ये जीके जीएस के। तो आप जल्दी से इस चैनल पर जुड़ जाइए, आपको बहुत ज़्यादा फ्री मटेरियल फ्री में मिलने वाला है। और अब जल्दी हम अपना एक लैब लॉन्च करने वाले हैं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी के नाम से, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो। तो बिना टाइम गवाते हुए हम अटेम्प्ट स्टार्ट करते हैं हमारे 50 क्वेश्चन पर। देखिए, ये कोई बेसिक बैच नहीं है कि मैं आपको शुरुआत से कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, थोड़ी थोड़ी डिटेल में आपको देता जाऊंगा कि मैंने क्या मेथड यूज़ की है, लेकिन इसमें मेनली मैं फोकस करूंगा क्वेश्चन एग्जाम सॉल्विंग मेथड से। मतलब कि वो अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जाम में कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो कम से कम। आप जानते हो कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी सीपीओ में, और आपको बहुत कम समय में वो करना होता है। तो आपकी एक स्पीड मेंटेन करना होता है और एक मेथड मेंटेन करना होता है कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखिए, इस पहले क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करता हूँ। देखिए, इफ अ 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। मेरे से पूछा गया कि x माइनस वाई की वैल्यू बताइए जब ये 72 से डिविजिबल है। अब बताइए कि 72 है, 72 मतलब 9 इंटू 8, मतलब कि मेरा जो नंबर है वो 9 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। आप जानते हो कि 8 की डिविजिबिलिटी के लिए मैं केवल लास्ट के 3 डिजिट लेता हूं। तो 7, 8 और y, मैंने ये लास्ट के 3 डिजिट लिए। अब मैं 8 से डिविजिबल करता हूं। देखिए, 8 9 जा 72, 6 बचा, 6 बचा और y बचा। अब आप बताइए कि क्या नंबर होना चाहिए y की जगह कि ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। तो एक बच्चा जानता है कि 8 की टेबल में 64 आता है ओनली, जिसमें फर्स्ट डिजिट मतलब वो क्या हो, 6 हो, तो ये 4 आ गया। y की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई, ठीक है। 9 की खास बात आप जानते हो कि 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर उसका डिजिट सम 9 से डिविजिबल है तो कंप्लीट डिजिट 9 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए, उसके लिए मैं सम करता हूँ, 7 8 15, 15 5 20, 20 और 3 23, 23 हो गया। 23 का डिजिट सम कितना, 5, 5 और 6 11, 11 मतलब 2, 2 और 7 9, मतलब 9 को मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ। 8 बचा और ये y, 8 और y की वैल्यू 4, 8 और 4 12, मतलब कि 3, ठीक है। 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है। 12 का डिजिट सम कितना होता है, 3 प्लस, और एक और डिजिट मुझे ऐड करना है, ये x मैंने ऐड नहीं किया तो x। देखिए, अब ये इसका डिजिट सम 9 हो चाहिए, ये कंप्लीट नंबर है, और इसका डिजिट सम कितना होना चाहिए, 9। देखिए, मैं x की जगह क्या पुट करूं, आप बोलोगे कि सर इसकी जगह आप 6 पुट कीजिए, तब जाके ये डिजिट सम 9 बनेगा। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, तो x माइनस वाई मेरे पास आ गए 2। सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट डिविजिबिलिटी रूल का है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे जीडी हो, चाहे सीपीओ, सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल आपको पूरे क्वेश्चन कराऊंगा मैं शानदार मेथड से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नंबर दे दिया हुआ है मेरे पास
14 2 को 12 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर बताना है मेरे पास। मुझे क्या बताना है, इसका रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी होगी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम करवा दूंगा। अब देखिए डायरेक्ट रिमाइंडर देना स्टार्ट करता हूं मैं। इसमें मैंने लिखा 1433, बस इतना लिखूंगा मैं। देखिए जब भी कितने नंबर का डिजिट ये रिपीट हो रहा है, 1433 देखिए मैं 3 है ना यहाँ 1 लिखूंगा, फिर यहाँ लिखूंगा 0, फिर लिखूंगा यहाँ 0, फिर इस नंबर पे भी 0 लिखूंगा, ठीक है, और ये 1 लिख दूंगा मैं, फिर से 0 0 और 0 1। ये तरीका है कि 4 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना तो 3 0 बीच में आएंगी, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1 0 बीच में आएगी, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास 1 0 0 0 1। आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास यही डिजिट आएगा 1433, इंटू ये करेंगे तो आ जाएगा। अब इंटू किया मैंने 1422 इंटू 1425, ये मैंने अभी कुछ नहीं किया, केवल डिजिट लिखा है। अब इससे डिवाइड करूंगा मैं मेरे 12 से, किससे 12। अब आप देखिए 12 से ये डिवाइड करता हूं मैं, 12 1 जा 12, 12 एकम 12, 2 बच्चा 23 हो गया, 12 एकम 12 11 बचा, 12 एकम 12 कितना बचा 11, 113 हो गया। अब 113 हो गया तो 12 पंजे 60, 12 छः 12 12 नाम 108, 8 हो गया, मतलब कि 5 रिमाइंडर बचा मेरा यहाँ। कितना बचा 5 रिमाइंडर। आप भाग भी दे सकते हो अपने हिसाब से। देखिए 12 8 96, 4 रिमाइंडर बचा 40 आया, 12 3 36, 41 हो गया जी, 41 12 3 36, 5 रिमाइंडर। यहाँ भी कितना बचा मेरा 5 रिमाइंडर बचा, ठीक। इसे काटता हूँ मैं 12 एकम 12, 2 बचा, तो 12 एकम 12 10 रिमाइंडर बचा, 102 हो गया, 102 12 8 12 7 12 96, मतलब यहाँ कितना बचा 6, कितना बचा 6 रिमाइंडर बचा। और यहाँ 6, देखिए 22 से 3 ज़्यादा है 25, तो 6 से 3 ज़्यादा 9, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं ये 5 5 25, 5 5 25, 25 में 12 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। 5 इंटू 5 25 होता है, 25 में 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 9 जा 54, 54 होता है। 54 में 12 का भाग तो 6 रिमाइंडर बचता, 12 चौक 48, 48 और 6 54, तो 6 गुणा 1 6, मतलब मेरा शेषफल मतलब कि रिमाइंडर मेरे पास 6 बचता है। एक कंप्लीट प्रोसेस से मैंने भाग दिया और रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करता गया और आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये दे रखा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ देखिए 6a का क्यूब बन रहा है, एक्चुअली में 3.65, ये भी क्यूब बन रहा है, ये 63.5 का स्क्वायर, ये 36.5 का स्क्वायर, और ये माइनस का ए बी। देखिए या तो मैं इसे 63.5 बना लूँ या तो, ठीक है, या फिर मैं इसे 6.35 बना लूँ। मुझे एक खेल तो खेलना पड़ेगा, या ऊपर या नीचे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट को इधर ले जाता हूँ। क्या करता हूँ मैं, ये जितनी भी दिख रहा है ना, ये सभी को एक एक डिजिट पॉइंट इधर खिसका लाता हूँ। जैसे ये डिजिट इधर था तो मैं इधर कर लेता हूँ डिजिट, ठीक है, एक नंबर इधर आ गया, इसमें भी एक नंबर डिजिट इधर आ गया, ठीक है। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, होगा कि नहीं होगा, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/100। देखिए क्योंकि देखिए अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर से 63.5 आ जाएगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर से कितना आ जाएगा 63.5। लेकिन मैंने अभी फिलहाल की स्थिति में 100 को बाहर लेकर इसे बना लिया 6.35, इस जैसा बना लिया, ठीक है। और ये दिखा ना, ये पॉइंट इधर सरका ली तो इसे मैंने बना लिया 3.65 इसके जैसा, और ये भी 6.35 और 3.65, ये दो डिजिट है। देखिए 2 2 और 2, इसीलिए 100 लिया मैंने बार। अब आ गया, मतलब कि 1/100 मेरे पास आ गया। अब इनटू में कुछ आएगा, वो क्या आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। अगर मैं a क्यूब प्लस b क्यूब में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab से डिवाइड दूं तो मेरे पास आंसर आता है a प्लस बी, ये आता है, ठीक है।
यहाँ पे ए की वैल्यू 6.35 है और बी की वैल्यू 3.65 है। दोनों को ऐड करो, क्या आएगा? 10 आएगा, क्योंकि 65 और 35 100 होता है। 2 0 लिखा मैंने, 1 गया, 3 और 6 9 और 1 10, ये क्या आ गया? 10। डिवाइड कीजिए, 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, 0.1, ये मेरा डी आंसर आ गया। अगर आपको फॉर्मूला समझ नहीं आया, वैसे तो आ गया होगा क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ए प्लस बी। तो जस्ट इस टर्म को मैं नीचे लेके आ गया तो ये वाला टर्म मुझे मिल जाएगा। सेम फॉर्मूला माइनस के लिए भी होता है, जब यहाँ माइनस दे रखा होता है, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है। वो सेकेंड फॉर्मूला है, उसका भी एप्लीकेशन आता है कभी कभी एग्जामिनेशन में। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना है मुझे। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, आप जानते हो कि सबसे पहले ऑप सॉल्व होता है। देखिए, 4 8 32, 8 3 24, 40 में से 24 गए तो 16 बचा, ये वाला खत्म। ये देखिए, 34 में से 36 आएंगे, कितने बचेगा? 28 बचेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 28 आ गई, ऑफ लगाए तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा। 4 से काटा मैं 7 आ रहा, 3 गुणा 7 कितना होता है? 21। 37 में से 21 आप माइनस करोगे तो 16 आएगा। 16 से 16 काटा तो एक आंसर। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, आसान है। क्या करना है इसमें? केवल ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, 4 वो लगता है ना बोर्ड मास का रूल, वो वाला मैंने रूल लगाया और क्वेश्चन हुआ है मेरा। अब देखिए नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं। अब मैं आया फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन मुझे करना है और मेरा सही आंसर आना चाहिए, ठीक है। आप जानते हो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है मेरा, ये और यहाँ तक है। यार लंबी कहानी है, बहुत लंबा चलेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा है, लेकिन देखिए कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी मैं बताऊं इसे। सबसे पहले बताइए क्या होता है यहाँ? ऑफ सॉल्व होता है सबसे पहले, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट तो मैं सॉल्व कर ही लूंगा इधर, अभी हाल फिलहाल इधर मैं क्या कर लेता हूँ? ऑफ सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए 6 इंटू 2 कितना होता है? 6 इंटू 2 होता है मेरा 12, ठीक है। ये डिवाइड का साइन है, मतलब कि 3 ऊपर अपॉन में 12, ये वाला पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। 6 इंटू 12 अपॉन में 6 इंटू 2 12 हो गया और अपॉन में 12 आ गया, मतलब कि 8 माइनस 1 अपॉन में 4, ठीक है। क्योंकि 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4। अब बीच में प्लस लगा के अब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। देखिए इसे भी आप समझिए जल्दी से जल्दी। देखिए ऑफ है, ऑफ को मैं सॉल्व करूंगा तो ये मल्टीप्लाई आएगा। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 में 1 का भाग दोगे आप, 4 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। अब 4 आ गया मेरे पास यहाँ, और बगल में लगाए भाग बट आ, ठीक है। यहाँ क्या बना? 4 डिवाइड का साइन और 8, 4 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा? 1 अपॉन में 2। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया प्लस। अब मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ। देखिए ये 4 है, ये ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि डिवाइड में इधर वाला साइन मतलब ऊपर हो जाता है। 1/4 है तो ये 4/1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। मतलब मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया तो ये इतना आ गया। अब देखिए 8 से मैं 8 से काटूंगा तो ये 8 से ये कट जाएगा। 8 4 चौक 16 प्लस का 16 आया, ठीक है। 8 और 16 होता है मेरा 24, माइनस ये सॉरी कितना आएगा? ये प्लस का आएगा। 1/2 में से 1/4 जाएगा तो 1/4 बचेगा। एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हो, 1/4 बचेगा और 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 96 प्लस 1 97/4। ये मेरा आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, आसानी से मैंने कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आ गया मैं मेरे 6th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द लीस्ट नंबर? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? व्हेन डिवाइड बाय 15 18 और 36। जब इन नंबर से डिवाइड करूँ ना तो क्या करे? लीव द सेम रिमाइंडर 9, मतलब हर बार 9 रिमाइंडर से छोड़ना चाहिए उसे, ईच केस, ठीक है। 15 से 18 से 36 से भाग दूँ ना तो नंबर हमेशा 9 छोड़े। एंड डिविजिबल बाय 11, और उस संख्या 11 से विभाज्य 11 का भाग चला जाए। देखिए
कितने तरीके हैं क्वेश्चन को? 3 तरीके से। पहला तो आप चाहो तो बेसिक से कर लो, दूसरा तरीका इनका भाग दे दे के देख लो, 9 से इस पर बचना चाहिए, और तीसरा तरीका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि 11 का मल्टीपल, जो भी मेरा आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। अब मुझे चेक करना है कि 11 का मल्टीपल क्या है। देखिए 11 के मल्टीपल के क्या करते हैं, अल्टरनेट में ऐड करते हैं। 6 और 1 7 और 11, ये 7 और 11, 7 और 11 का डिफरेंस कितना होता है? 4, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। 8 और 1, 7 डिफरेंस आएगा, ये भी 8 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 और 1 9, 9 में 0 का ये भी नहीं है मेरा 11 का मल्टीपल, तो केवल मेरा एक आंसर है 1089, 1089, ये मेरा आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, सरल क्वेश्चन था, बस मेथड जानने की आपको जरूरत थी। देखिए अब क्या कहता है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 7:11। ठीक है, इफ देयर HCF इज 28, देन द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज, दोनों का डिफरेंस क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए नंबर क्या क्या है, मैंने देखा कि सर 7:11 है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 और 11 में कॉमन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर एक कॉमन है, बस एक से दोनों काटते हैं तो एक HCF है। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 28। पूछा क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 4। देखिए 1 की वैल्यू 28, तो 4 की वैल्यू 112। 28 गुणा 4, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112। सी आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, हो गया आसानी से। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में x% की कमी हो तो इसके क्षेत्रफल में कमी बताइए। आयत क्या होता है? ये आयत है, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होना है कि इसमें सक्सेसिव डिक्रीमेंट होना है। लेंथ भी 11% डिक्रीज हुई और ब्रेड्थ भी 11% डिक्रीज हुई। तो आप जानते हो टोटल डिक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? x + y - xy अपॉन में 100। x + y 11 और 11 22, माइनस 11 का स्क्वायर 121/100 1.21। कितना आएगा? माइनस करूंगा तो 20.79% मेरा आंसर आएगा। ये मेरा आंसर आ गया 20.79%। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा 20.79%। सिंपल क्वेश्चन है, परसेंटेज का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। आपको परसेंटेज नहीं आता तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट डली हुई है परसेंटेज के, उसमें फ्रैक्शन वैल्यू हर चीज मैंने बताई हुई है, आप वो वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ डीजल, ये मिसप्रिंट है, द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज बाय 16%, 16% से बढ़ जाती है। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन डीजल बाय 10% ओनली। लेकिन जो पर्सन है वो चाहता है कि केवल मेरा खर्चा 10% बढ़े। बाय व्हाट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही रिड्यूस हिज कंजप्शन। उसे कंजप्शन कितना गिराना चाहिए? बताइए आपकी कंजप्शन कितना गिराना चाहिए। अगर आपको एक फॉर्मूला पता हो तो मैं बताऊं क्या, कि किसी भी चीज का एक्सपेंस दो चीज पर डिफाइन करता है। क्या क्या? पहली चीज क्या, कि उसकी प्राइस कितनी है, और दूसरी चीज वो कंजप्शन करता है। ठीक है, मतलब कि अगर पेट्रोल की प्राइस 100 रुपये पर लीटर है और मैं कंज्यूम कितना कर रहा हूँ, मान लीजिए 5 लीटर में कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरी प्राइस और मेरा क्या आ गया? कंजप्शन, कितने लीटर कर रहा हूँ। टोटल एक्सपेंस रुपीज में काउंट होता है। इसने क्या बोला है? खपत, मतलब कंजप्शन। कंजप्शन पूछा है। कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंस अपॉन में प्राइस, अपॉन में ये प्राइस। एक्सपेंस का रेशो क्या था? एक्सपेंस क्या है? 10%। 10% की फ्रैक्चर वैल्यू 1/10, मतलब कि जो एक्सपेंस है ना वो 10 से 11 हो जाता है। ठीक है, और प्राइस क्या होता है? ये अपॉन में प्राइस क्या है?
16%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी टाइप का मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो नॉर्मली परसेंटेज से रिलेटेड। 25 थी और 4 की वृद्धि हो गई, 25 से 29 हो जाती है वो, ठीक है। पहले काट लेता हूँ, 5 25, 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 29 दूनी 58 और 11 5 55। अब ये कह रहा है क्या, कितने परसेंट कम करना चाहिए। मुझे पता चला कि केवल 3 कम कर दो, कितने पर, 58 पे। इनटू में 100 आएगा क्या, मैं इधर लिख लेता हूँ 100 मेरी सहूलियत के लिए, ठीक है। ये मैंने लिख लिया 300। अब देखिए मैं 58 से काटूंगा, मान लीजिए कि ये 60 होता तो 6 पंजा 300, 60 पंजा 300 होता, लेकिन ये 60 नहीं है, ये 58 है, ठीक है। तो मतलब ये 5 बार में तो जाएगा ही, ये 5 बार में तो जाएगा। देखिए 6 बार में जा नहीं सकता, क्योंकि 6 बार में ज़्यादा कुछ, देखिए अगर 6 बार में करूंगा मैं तो 6 पंजे 30, 300 से बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। 3.7 इतना कम नहीं होगा, 4 बार में जाना नहीं है, केवल 5.2 मेरा आंसर है। अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, इसी टाइप से आपको करना है, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या, यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिमाण 50% को x% बढ़ाने पर प्राप्त प्रतिशत के समान है। मतलब देखिए 110 को कुछ कम किया और 50 को कुछ बढ़ाया और x की वैल्यू सेम है दोनों कंडीशन में। ये सिक्वेशन थे, हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और 650 का x%, 180 के x प्लस 20% से कितना परसेंट अधिक है, ये मुझे से पूछा गया है। क्या किया जाए, 2 तरीके करने के। क्या, पहला तो आपको मैं मेरी मेथड बता दूं, दूसरा तरीका वो आपकी जो आप मेथड कर से उससे करा दूं। मेरा मानना है कि आपको मेरी मेथड से कराता हूं डायरेक्ट। क्या सर, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 110 और 50, इन दोनों का क्या लेंगे हम, क्या लेंगे सम, 1600, 160 और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो आप, अपन में दोनों का डिफरेंस लेना है मुझे, कितना आएगा 60। एक जीरो से एक जीरो काटी, 1600 आया, ठीक है। ये 6 से काटते हैं, 110 100 करेंगे, 100 प्लस में करेंगे तो मेरा आएगा, एक सेकेंड रुकना, इसे बेसिक से करके दिखाता हूँ आपको एक बार, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कहीं। देखिए बेसिक से आपको एक बार समझा देता हूँ। 110 को x% कम किया और 110 को x% कम किया, 110 को x% कम किया और 50 को x% बढ़ाया, तो ये दोनों इक्वल है, ये बात भूली गई है। अब आप देखिए 110 गुणा 100, 50 गुणा 100, इधर आएंगे तो दोनों का डिफरेंस लेंगे। सॉरी वो कुछ गलती हो गई थी, दोनों इधर डिफरेंस लेना है। तो 11 में से 5 गया तो 60 आएगा, 110 में से 50 जाएंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। और 60 में 100 का गुणा कर दीजिए आप, देखिए 110 माइनस का 110, इधर 50 का x है 110 और 50x कितना होता है 160, ये बटे में लिख दिया तो मेरे पास x आ जाएगा, ठीक है। विश्वास नहीं हो रहा तो इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काटा तो 16 थी 48, 48 तो 12 बचे, 120 हो गया। 16 8 128 ज़्यादा हो जाएगा तो 16 7 112, 8 बचा, 8 कितनी बार में कटता है 16 से 5 बार में, 0.5%, 37.5% आ गया। x की वैल्यू 37.5%, मतलब कि अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताऊं तो 3/8। अब ये पूछ रहा है कि ये वाला पार्ट इससे कितना ज़्यादा है, इससे, ये वाला पार्ट पहले लिख लूँ मैं, 180 से, इधर लिख लेता हूँ कि 180 से इंटू x प्लस 20%,
इसे सॉल्व करना है आपको। देखिए एक्स क्या है, 37.5%। 37.5% मतलब कि 1/8 प्लस 20% मतलब 1/5। 8 और 5 13/40 रेशो 650 का x% मतलब कि 3/8। x% क्या होता है 3/5, वो सॉरी 3/8 हो गया। अब आप देखिए इसे सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना। अब एक जीरो से एक जीरो काट देता हूँ पहले, 8 से ये काट देता हूँ, 8 पंजे 40। ये कितना आएगा, रुकिए एक सॉरी, ये 3/8 है, तो 5 × 15 और 8 23 आएगा। ये 23 है, कितना, ये 23। ये 5 आ गया। अब कुछ कट रहा है क्या, 23 3 से नहीं कटेगा, 65 नहीं कटेगा। अब ये 30 से कट जाएगा, हाँ 30 चंग 18 ये आ गया। देखिए 23 गुणा 6 कीजिए, कितना आएगा, 138 आएगा। रेशो ये कितना है 65, और ये 5 इधर जाएगा तो 65 पंजे 5 चक 30 और 55 25 कितना आएगा, 1 मिनट रुकना, 8 पंजे 40, 5 आया तो 5 चक 30 300 आएगा, 325। अब आप बताइए कि ये कितना जाता है। एक बात बताऊं आपको, बहुत शानदार बताऊंगा, थोड़े आराम से सुनना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करके आए होगे थोड़े बहुत, तो भले इस टाइप के क्वेश्चन ना देखे हो लेकिन प्रैक्टिस आपने जरूर की होगी। अब देखिए 138 से 325 कितना है। देखिए 100% कितना होता है, 138 का 100% 138 होगा। अगर मैं इसमें 50% ऐड कर दूं तो, इसमें 50% ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा। पहले इंक्रीमेंट बताना है, इसमें इंक्रीमेंट कितना है। देखिए 15 में से 8 गया तो 7 बचा, 15 में से 8 गया तो 7 बचा, 11 में से 3 गया, कितना बचेगा, 11 में से 3 गया तो 8, और 2 में से गया तो 1 बचा, 187। ठीक है, कितना आ गया, 187। 187 ज़्यादा है। अब मुझे केवल ये पता करना है कि 187 138 का कितना परसेंट है। क्या पता करना है मुझे कि 187 138 का कितना परसेंट है। देखिए मैंने 100% देखा तो 138 है, अगर मैं इसका 50% देखूँ तो 50% कितना आएगा, आधा कर दूँ इसका, 2 छंग 12 और 1 2 नाम 18, 8 8 8 और 8 16 1 17 7 हासिल की 1 0 हासिल की 207। टोटल कितना आया, ज़्यादा हो रहा है। देखिए 100 और 150, 100 और 50 कितना होता है, 150%। देखिए अगर 150% का इंक्रीज होता तो 207 होता, लेकिन ये कम है, 207 से कम है, मतलब मेरा आंसर 207 से कम है, सॉरी 150% से कम है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 100% 138 था, तो 138 से 187 ज़्यादा है, तो ये दोनों भी नहीं हो सकते, ये 100 से कम है, तो केवल एक आंसर 136%। देखिए आप बेसिक से भी निकाल सकते हो कि 187 138 का कितना परसेंट है, ये मेथड भी आप कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ी लेंथी पड़ेगी, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अच्छे से, वैल्यूफाइड नहीं कर पाओगे। इसमें मैंने अप्रोक्सीमेशन करके आपको एग्जैक्ट वैल्यू तक लेके गया मैं आपको, ठीक है। 11 क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, 60 फ्रैक्शन की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। यदि ए का वेतन बी के वेतन से, बी का अगर 5 है तो ए का कितना है, 8 है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, सर 3 कम है, कितने पर, 8 पर, और 3/8 में अभी रट के आया हूँ कि 37.5% होती है, ठीक है। 1/8 होती है 12.5%, ठीक है, और 3/8 होती है 37.5%। आसान क्वेश्चन था, कर लिया आपने। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, एक बार आप अटेम्प्ट कीजिए इसे। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 16%, 16% की हानि पर एक व्यक्ति ने कुछ बेच दिया। हाउ ही सोल्ड
84,660 मोर, यदि 660 ज़्यादा पे बेचता तो ही वुड हैव गेन्ड 8%, तो उसे 8% का लाभ हो जाता। व्हाट शुड ही द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होती है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इस टाइप क्वेश्चन। देखिए ये मान लीजिए मेरे पास सीपी था, क्या था? सीपी। अब वो कह रहा कि 16% कम में बेची तो उसे हानि हुई, ठीक है, कुछ हानि हुई, यहाँ आया सीपी से कम है तो हानि है, लॉस है, ठीक है। अब वो कह रहा कि यदि वो 660 ज़्यादा पे बेचती, ये 660 ज़्यादा कर दी उसने, 660 ज़्यादा पकड़ दी, ठीक है, तो क्या होता है? ही वुड हैव गेन्ड 8%, तो उसे 8% का लाभ होता, तो इसे यहाँ से 8% आई गया, इसे 8% का लाभ होता। देखिए अब मैं परसेंटेज में देखोगे तो 16 और 8 24% होती है, 24% की वैल्यू कितनी दे रही? 660। देखिए ये वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू, ये है मेरी फ्रैक्शन, ये है परसेंटेज वैल्यू, तो 24% की वैल्यू 660 दे रखी है। अब आप ये बताइए क्या मुझे सीपी निकालने की जरूरत है? क्या एग्जामिनर ने कहीं भी बोला कि सीपी फाइंड कीजिए? नहीं बोला, तो मैं बिल्कुल फाइंड नहीं करूंगा कतई भी। 12% क्या बोला उसने? 12% लाभ बताइए आप। मैं जानता हूं कि 12% लाभ कितना होता है, 112% की वैल्यू पूछ रहा है वो मेरे से, वो मेरे से पूछ रहा है 112% की वैल्यू, मतलब कि 24% की वैल्यू उसने 660 दे रखी है और वो कह रहा है कि 112 की वैल्यू बताइए। 8 से या 24, 8 एकम 8, 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32। तो ये क्वेश्चन करता हूं मैं, 3 से मैंने काटा 2 2 0, 220 गुणा 14 करेंगे तो 1 0 और 8 होना चाहिए, क्योंकि यूनिट डिजिट का 1 0 होना चाहिए, 4 दूनी 8 और एंड में 8 होना चाहिए। तो मेरा आंसर 3080 यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आसान हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, करिए आराम से। देखिए 3 क्रमागत छूटें दी गई हैं, इसका एक शानदार फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। जब भी 3 डिस्काउंट एक साथ दिए जाएं तो देखिए क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में 100 और प्लस एक्स वाई जेड अपॉन में 100, ये मेरा फॉर्मूला है। अब आप देखिए 22 और 27 कितने होंगे? 39, 39 और 11 50, ये आ गया मेरा 50 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये जेड एक्स है, सॉरी यहाँ जेड एक्स है, ठीक है। अब आप देखिए एक्स का आप क्या कीजिए, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 22 का 27 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 17 दूनी 34 की 4 हासिल की 3, 17 34 4, 3 आया, 34 में 3 जोड़ी तो 37 आएगा, 374, ठीक है। अब देखिए अब आप 11 का मल्टीप्लाई करना है आपको सब में, 11 का 22 में करोगे तो कितना आएगा? 242, 11 का 17 में करोगे तो कितना आएगा? 187। ऐड कर लीजिए, 4 और 2 6 और 7, 4 और 2 6 और 7 13 की 3 हासिल की 1, 7 और 1 8 और 4 12 और 8 20 की 0 हासिल की 2 आया, तो 2 3 6 और 2 8 और 1 9, 903 आया। 100 से डिवाइड करूंगा तो आएगा मेरा 9.03 और प्लस में समथिंग। अगर मैं 50 में से 9 घटा दूं कितना आएगा मेरा? 9 मान लीजिए इसे लगभग लगभग, तो कितना आएगा? 41 आएगा, प्लस 41 प्लस थोड़ी सी वैल्यू, क्योंकि ये वाली वैल्यू मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होती है, सॉरी इसमें 4 जीरो रहती है, इसीलिए ये वैल्यू बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होती है, मतलब 41 से थोड़ा सा ज़्यादा मेरा आंसर है। दैट इज़ ओनली 42%। 45 बहुत ज़्यादा है, 41 से 50, 25 ये बहुत रेंज में ही नहीं है, इस रेंज में ही नहीं आ रहा है वो, ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्राप्त प्रत्येक x% की 2 क्रमागत छूट 33.120 की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो x का मान बताइए। देखिए इसमें क्या किया गया मैं आपको बताता हूँ। क्या, किसी का मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य 920 रुपये था, उस पर एक छूट हुई, ठीक है, फिर दूसरी छूट दी, तब जाके 33
1 मतलब 331.20, 331.20, ये क्या आ गया मेरा सेलिंग प्राइस। अब मुझे 10 ये फाइंड करना है कि वो 2 साल का मतलब 2 क्रमागत छूटें थी, उसमें 1 क्रमागत छूट क्या है, सक्सेसिव था, फाइंड करते हैं। आइए सबसे पहले तो मैं रेशो ले लेता हूं कि मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट कितना है, तो 0। देखिए मैं क्या करता हूँ, इस 0 को हटा लेता हूँ यहाँ, क्योंकि एंड में 0 का कोई भी मतलब नहीं रहता। इस वाली 0 को हटाऊं मैं तो यहाँ 0 आ जाता है मेरा, ठीक है। अब मुझे इसे डिवाइड करना है, ठीक है। ये नंबर आ गया मेरे पास, ये नंबर आ गया, अब इसे धनाधन डिवाइड करते जाना है। ये है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स के लिए अंडर रूट लूंगा, आंसर आ जाएगा। बस सॉल्व करना है मुझे कैसे भी करके। अगर मैं सॉल्व करूं तो आप जानते हो कि ये वैल्यू 92 से कट जाएगी, बिल्कुल कटेगी, मुझे पता है कि कटेगी, क्योंकि 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है और रेशो। अब आपको ये बताना है कि ये कैसे कटेगी 92 से। मैं देखता हूँ काट के, 9 से 9 3 27, 9 चौक 36, 3 बार में कटेगी, तो 3 दूनी 6, 3 आम 27, 276 आया, 276 आया। और कितना बचा, 11 में से 6 गया तो 5 बचा, तो 11 में 6 गया 5 बचा, मतलब 12 हो गया, 12 में 7 गया तो 5 बचा, 55। और ये 2 मैंने ले लिया। 92 में किस नंबर का गुणा करें कि 252, 2 छंग 12 की 2 हासिल की 1, 6 नाम 54, 1 55, 6 बार में आ जाएगा। पहले कितनी बार में गया था, ये है 9 30 27, 3 बार में, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 100 से 36 हो गया। अगर मुझे एक्स की चाहिए तो अंडर रूट ले लूंगा मैं, 10⁻6, 6 आ गया। मतलब कितना, ये कितना आ गया मेरा, 2 से काट लेते हैं, 3/5 आएगा। 1 सेकंड, 2 से आया, 2 से 5 आएगा, 2 से 2 3 थी 5, 2/5 आएगा, 2/5 कितना आएगा, 2/5 40% आएगा मेरा। उसने पूछी मेरे से एक्स की वैल्यू, कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरे से, देखते हैं क्या हुई। हर में से 18 4 से काटूं, अगर मैं इसे अंडर रूट लगाने की जगह इसे 4 से काटूं तो कितना आएगा, 4 से काटूंगा तो मैं 25 आएगा, और 4 से काटूँ 4 नाम 36 आएगा। अंडर रूट लूंगा तो 5:3 आएगा, 5 से 3, 5 से 3 आया, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 2 successive discount each of X% marked of an article are equal to a single discount of rupees, शायद दोगुना किया गया है इसमें। एक सेकंड देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या है। देखिए इसमें होता क्या है कि 25 से 9 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें डिस्काउंट कितना है, मैं बताता हूँ आपको। क्या 25 ये था और ये 9 रुपए का डिस्काउंट है, तो 25 से सेलिंग प्राइस का डिस्काउंट करने के बाद 25 से 16, ठीक है। ये कितना है, 2 के लिए है, कितना, जब 2 डिस्काउंट ही गई। अगर मुझे एक डिस्काउंट का रेशो चाहिए तो अंडर रूट लूंगा तो 5 से 4 हो जाएगा, एक डिस्काउंट का रेशो आ गया। अब 5 से 4 हुआ है, ठीक है। कितने की कमी हुई, 1 की, कितने पर, 5 पर, 1/5, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20%। ये थोड़ा सा मिस्टेक की क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें डिस्काउंट का रेशो दे रखा है, मैंने क्या दे रखा है इसमें, मार्क प्राइस क्या दे रखा है, पहली चीज़ क्या दे रखी है इसमें, मार्क प्राइस और डिस्काउंट। जबकि मार्क प्राइस से डिस्काउंट नहीं जाते, हम जाते हैं मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस, तब निकलता है डिस्काउंट का रेशो, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक था तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आसान है। देखती है, सुनीता इन्वेस्टेड ₹12,000 सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% टू ऑब्टेन अ टोटल अमाउंट ऑफ 2400, ठीक है। मतलब कि सुनीता ने क्या किया, 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है।
10% की रेट से, वो चाहती है कि मुझे 20,400 रुपये कुल मिले। तो अब मुझे ये बताना है कि बताइए कि कितने सालों के लिए पैसे लगाए। ठीक, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि 12,000 थे, 20,400 कर लिए। ये क्या है, ये क्या है, ये अमाउंट है। सबसे पहले मुझे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट के लिए 20,400 में से, मतलब कि अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दीजिए तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाए। 20,000 में से 12,000 घटाऊंगा तो मैं 8,400 हो जाएगा। मतलब कि मुझे 10% की रेट से 8,400 रुपये चाहिए। कितने साल में हो जाएंगे ये बताना है। ठीक है, मेन चीज देखिए, 12,000 का 10% क्या होता है? 10% मतलब 1/10, मतलब 1,200 रुपये। एक साल में मुझे 1,200 रुपये मिल जाते हैं। एक साल में मुझे 1,200 रुपये मिल जाते हैं। कितने साल में मुझे 8,400 रुपये मिलेंगे? जरूरत है समझने की। 12 7 84, 7 साल में मुझे 84,000 रुपीज मिल जाएंगे। आसान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, तो कोई राशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में इतनी और 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताना है। ठीक है, देखिए 4 साल से 5 साल कितना डिफरेंस है? केवल 1 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल का डिफरेंस किस चीज को इंडिकेट करता है? कि वो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। मतलब रेट डायरेक्ट फाइंड की जा सकती है। 75,162 रेशो 8,4,6,9.44 माइनस कर देता हूँ मैं। क्या करता हूँ, माइनस करूंगा तो 9 में से 2 गया तो 7 आया, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 6 में से 6 गया तो 0 आया, 84 5 और 4 9, 907 आया। ये क्या है? 907। सीख गए ये बात। अब आप देखिए एक शानदार टेक्निक बताता हूँ। देखिए अगर मैं 75,162 का 10% लूँ, क्या लूँ? 10% कितना आएगा? 756 तो ये आएगा। ठीक है, ये 10% है 756। ये 10% से ज़्यादा है तो 10% से कम वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, और इसमें 5% और जो ऐड कर देता हूँ मैं, 10 का 5%। 5% कितना होगा इसका? आधा 2 3 6, 1 2 7 14, 1 2 8 16, ये आ गया। इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 15% की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी ना। 10% प्लस 5% मिला 15%। 8 और 6 14 की 4 हासिल किए, 6 7 13 की 3 हासिल किए, 1 7 और 3 10 और 11। देखिए 15% तो मेरा ज़्यादा हो गया। 10% 765, वो 756, और 15% 1134। आंसर कितना है? 907। मतलब कि ना तो 10% ना 15%, 20 तो हो ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब केवल एक आंसर है 12%। अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, एक नई मेथड आपको बता रहा हूँ। अप्रोक्सीमेशन मसल वाली रेंज पता कर लेना कि आंसर किस बीच लाई कर रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू पे जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना, कैलकुलेशन हद से ज़्यादा करना पड़ेगी आपको, प्राइम नंबर का सामना करना पड़ेगा डिवाइड करते समय स्पेशली। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष पहले। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु का योगफल बताना है। ठीक है, वर्तमान आयु का योगफल कितना है? देखिए ये है प्रेजेंट, मैं गया इससे 7 साल पहले, तो दोनों का रेशो था 4:5। फिर मैं आया कितने 8 साल बाद। एग्जामिनर कह रहा है, ये बात मैं मन से नहीं कह रहा अपने। ए और बी का अनुपात है 9:10। ठीक है, मतलब पहले मेरे पास 4 से 5 था, 4:5 था, फिर अनुपात 9:10 हो गया। मैंने कितना सफर तय किया? 7 और 8 15 साल। ये हुआ 4 से कितना हुआ? 4 से कहा कितना हो गया ये? प्लस का 5। ये भी कितना हो गया? प्लस का 5। प्लस का 5 कब हुआ? जब मेरे पास साल दी हुई थी कितनी? 15। मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू कितनी है? 3। दोनों का सम 4 और 5 9, 9 3 27। दोनों का सम कितना आ गया? 27। लेकिन ये सम तो कब है? 7 साल पहले का। देखिए ए भी 7 साल बाद आएगा तो प्लस का 7 होगा, बी भी 7 साल बाद आएगा तो बी में भी प्लस का 7 होगा, तो दोनों की एज में प्लस का 14 हो जाएगा।
मतलब कि 27 तो दोनों का आ गया एवरेज, वो सॉरी एज आ गई दोनों का सम। बस इसमें 14 और जोड़ना है ताकि वो प्रेजेंट एज में आ सके। 27 और 14 होता है 41, मेरा आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या। ए बी सी का ये रेशो दिया गया है, निवेशित करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ, बी का लाभ कितना है 5200 रुपये है, तो एक साथ तीनों का कुल लाभ बताइए। इसमें एक चीज मेन होती है क्या, कि जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया उतना ही मेरा प्रॉफिट होगा। मतलब कि इनवर्स, मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट का रेशो तो प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट के रेशो का। तो मैं देखता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है। 13,750 लिखा मैंने, 16,250 और 18,750। मैं एक जीरो तो हटा ही दूंगा, ठीक है। 25 से काटता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 25 25 पंजा 125, 25 पंजा 125, 25 संगा 150, 25 पंजा 125, 25 सत्ता 175, 25 सत्ता 175 और 12 बचे तो 25 पंजा 125 आ गया। सॉल्व कर लिया 25 से डिवाइड करके। 5 से डिवाइड करूंगा, 5 से किया तो 11, 13 और 15। बी का दे रखा है 13, बी का कितना दे रखा है 13, 5200। पूछा किसका है, तीनों का सम कितना आएगा, 15 और 3 28, 28 और 11 कितना होता 39, 13 3 39, 3 आया, 2 जीरो 3 दूनी 6, 0 0 6 और 15, 15,600। आंसर सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन था, 18 नंबर का क्वेश्चन था, 15,600 आ गया। बिल्कुल सभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बने रहिए अभी तक हमारे साथ। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग वीडियो देख के चले जाते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हो वीडियो देखने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरा मानना ये तो है कि आप सीरियस जरूर हो एग्जामिनेशन के बारे में, क्योंकि हर कोई इतनी वीडियो नहीं देखता। लंबी 46 मिनट हो चुके हैं, अभी तक 47 मिनट्स होने वाले हैं। इतनी लंबी वीडियो आपने देखी है तो इसका मतलब केवल एक ही है कि आप सीरियस हो। 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टार्ट होता है क्या, एवरेज का क्वेश्चन। एवरेज के क्वेश्चन है, बड़े शानदार क्वेश्चन है, इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं तो मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ कैसे। थोड़े क्वेश्चन है करके दिखाऊंगा कि 12 संख्याओं का औसत इतना है, 12 संख्याओं का औसत इतना है 39। अंतिम 5 संख्याओं का औसत है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत है 35 और पहली 4 संख्याओं का औसत है 40। मैं कुछ नहीं कर रहा अभी, तो जो दे रहा है ना वो बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पांचवी, फिर ये यहाँ तक मैंने लिख लिया। पांचवी संख्या छठवीं संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 ज़्यादा है, तो पांचवी और छठवीं का औसत बताइए। देखिए मैं आपको पहले तो एक माइंड मैप बना देता हूँ कैसे होगा। 12 का एवरेज दे रखा तो 12 का सम फाइंड कर सकता हूँ मैं। 5 का एवरेज और 4 का एवरेज दे रखा है, मतलब कि 9 लोगों का एवरेज दे सकता है, तो मैं सम फाइंड कर सकता हूँ। 12 का सम पता है, 9 का सम पता है, 12 के सम में से 9 का सम घटा दूंगा तो 3 का सम आ जाएगा। 3 का सम आ गया तो वैल्यू दे रखी है पांचवी छठवीं सातवीं, तीनों का रेशो बनाऊंगा, आंसर आ जाएगा। समझा दिया, करके बताता हूँ। देखिए एवरेज इतना है तो सम कितना होगा, 12 का गुणा इसमें कीजिए तो 12 नाम 108, हासिल की 10, 12 3 36 और 10 40। इसमें करता हूँ 5 का मल्टीप्लाई, 5 3 15, 150 और 25 175। इसमें करता हूँ 4 चौक 16। इन दोनों को ऐड करते हैं, इसमें से घटा देंगे। 5 आया, 7 और 6 13 की 3 हासिल की 1 335। मतलब कि 9 संख्याओं का योग 335 है और 12 संख्याओं का योग 468 है। माइनस करना है मुझे। 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 133। 8 में से 5 गया, 8 में से कितना, हाँ एक बार कंफर्म करते हैं क्या, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 4 में से गया 3, 3 1, ठीक है 133। मतलब कि वो 3 संख्याएं थी ना, उनका समय 133। अब मैं बनाता हूँ रेशो तीनों का, पांचवी छठवीं और सातवीं। मतलब देखिए 5th नंबर, 6th नंबर, ये 7th नंबर। कहानी देखते हैं इनकी क्या कहता है। पांचवी संख्या छठी से 6 कम है,
ये x है, तो ये क्या कम है, 5 कम है, नहीं 6 कम है, सॉरी, 5वीं संख्या छठी से 6 कम है, और 7वीं से 5 अधिक है, इससे कितनी अधिक है, 7 अधिक है। तो ये 7 कम होगी तो x माइनस 7 में, x माइनस 6 में 5 घटाओगे तो x माइनस 11 आएगा। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। अब आप बताइए कि इन तीनों का सम कितना दे रखा है, 133। ठीक है, और मेरे से पूछा क्या है, 5वीं और 6वीं का एवरेज। एवरेज x की वैल्यू फाइंड की, एवरेज आ जाएगा। देखिए तीनों का सम कीजिए, 3x माइनस का 17 आएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x माइनस का 6 माइनस का 11 माइनस का 17, माइनस का 17 आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये 150 हो जाएगा, हो जाएगा। और ये वैल्यू किसकी है, 3x की। ये वैल्यू किसकी है, x और x और x, 3x की वैल्यू है, x काटोगे 3 से तो ये आ जाएगा 50। मतलब कि x की वैल्यू 50 आई मेरे पास, x माइनस 6 मेरे पास आया 44 आया, और इन दोनों के मिडिल, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6, 6 का भाग 6 में 2 का भाग दी 3, तो 44 से 3 ज़्यादा करूँगा तो 47, और 50 में से भी 3 कम करूँगा तो 47। ये मेरा आंसर हो जाता है 47, 47 मेरा आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, एवरेज का था, अच्छा खासा क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ABC का एवरेज वेट इतना है, A और V का इतना है, A और C का इतना है, तो A का बताइए। करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना, एवरेज में थोड़ा डेटा लिख लेता हूं कि सर A, B, C का मेरे पास कितना दे रखा है, 65 दे रखा है एक्चुअली में, और A और B का कितना दे रखा है, A और B का कितना दे, 63.5 दे रखा है। और क्या है, A और C का, A और C का कितना दे रखा है, 67.5 दे रखा है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, C का आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसमें दिमाग लगाते हैं, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेता हूं। ऐसा करता हूं, देखिए अगर मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो A से तो ये कट जाएगा, C माइनस B बचेगा मेरे पास। कितना बचेगा, यहां लिख लेता हूं साइड में, C माइनस B। 67 में से 63 गया तो कितना बचा, 4। देखिए 4 क्या है, एवरेज। मुझे चाहिए सम, सम के लिए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 क्या है, दोनों की संख्या 1 और 1 2, इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई कर, 4 दूनी 8, C माइनस B आ गया 8। अब देखना है मुझे, अब मैं C फाइंड करता हूं, यहां से क्या करता हूं, C फाइंड करते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, ये वाला स्टेटमेंट देखिए और ये वाला स्टेटमेंट, दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि A भी 63.5 है, B भी 63.5 है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट कह रहा है। और ये वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सर A भी 65 है, B भी 65 है, C भी 65 है। तो मैंने देखा, अगर मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो मुझे ये पता चला कि C तो 65 का है। पता चला C तो 65 का है। ये जो C है ना, ये कितना है, 65 का। एवरेज का मतलब क्या होता है, तीनों वैल्यू इक्वल, ये 65, ये 65, ये 65। देखिए अगर 65 में से 65 माइनस करूंगा तो इधर बिल्कुल भी 65 नहीं है, क्योंकि C इधर नहीं है, तो ये मैं C से छिड़खानी नहीं करूंगा, ऐसा कैसा लगा। अब देखिए A में से A कितना दे रहा है, 65। A के 65 में से A का 63.5 बताऊंगा तो 1.5 बचेगा प्लस B के 65 में से अगर B का 63.5 बताऊंगा तो फिर से 1.5 बचेगा, मतलब कि 68 आ गया। ये वैल्यू आ गई मेरे C की, C की 68 आ गई वैल्यू। C की 68 है, माइनस B इक्वल टू 8। B कितना आ गया, B आ गया मेरा 60। B कितना है, 60। A कितना है, नहीं सॉरी, A तो पूछा है मेरे से। B 60, C 68। एक खेल और खेलते हैं क्या, A B C, एवरेज कितना दे रहा, 65।
अब आप ये बताइए कि आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ क्या, कि डेविएशन फ्रॉम एवरेज इज ऑलवेज जीरो, मतलब कि जो एवरेज है उससे डेविएशन हमेशा जीरो होता है। देखिए बी का डेविएशन कितना है, मैंने देखा कि सर बी है ना वो -5 है, तो बी है ना -5 है, सही बात है। और सी कितना है सर, सी का +3 है, ठीक है, -5 +3 -2, मेरे पास -2 आया। अब मुझे -2 करने के लिए यहाँ +2 चाहिए, मतलब कि मेरा जो ए है वो एवरेज से 2 ज़्यादा है, कितना 67। दिस इज माई आंसर। एवरेज की कंप्लीट सीरीज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर चला दी है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन की मैंने कैसे कराया, तो आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए कंप्लीट एवरेज की सीरीज जो मैंने स्टार्ट कर दी है, उसे आप देख सकते हो, एवरेज सीख सकते हो इस तरीके से करना। आपको और तरीका आता है तो बेहतर है, नहीं वरना इस टाइप से करिए। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए इज twice as good as a workman as B and together they finish a piece of work in 13 days। 13 दिन में काम फिनिश कर देते हैं। In how many days will be alone? B कितने दिन में काम खत्म करेगा? मेरे पास एग्जामिनर ने ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है। एफिशिएंसी क्या है, ए बी की तुलना में 2 गुना है। एक चीज बताइए, टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ? देखिए टोटल वर्क क्या होता है मैं बताता हूँ, एफिशिएंसी इनटू टाइम, दोनों को कितना दिन लग रहा है 13, दोनों की एफिशिएंसी 3, टोटल वर्क अपॉन में बी की एफिशिएंसी, बी का पता करना 1, कितने दिन में करेगा बी 39 दिन में, 39 डेज में बी अपना काम पूरा कर लेगा। आ गया समझ में? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी थोड़ा सरल क्वेश्चन है। देखिए ए और बी एक किसी कार्य को 10 दिन और 5 दिन में कर सकते हैं, दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य कर देगी। दोनों की टाइम दे रखी है, दोनों ने कितने दिन काम किए 2 दिन तक। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करने लगता, अब सी आ गया और कार्य अगले 3 दिन में समाप्त हो जाता, 3 दिन में काम पूरा हो जाता है। अकेले सी उस कार्य का 60% कितने भाग में पूरा कर देगा, ये मुझे पता करना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता करना होगा कि सी पूरे काम को कितने दिन में करता है, तभी तो मैं उसका 60% निकालूंगा। ठीक है, ये ए लिखा मैंने, ये बी लिखा, ये मैंने लिखा 10 और ये मैंने लिखा 5। टोटल वर्क 10, 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, एफिशिएंसी आ गई 1 और 2। देखिए दोनों मिले टोटल कितनी है 3, कितने दिन काम किया 2, 2 और 1 3, 3 दोनों की एफिशिएंसी 3, 2 दिन काम किया इनने, 3 दूनी 6, क्योंकि इसमें लिखा है कि 2 दिन तक 7 कार्य करते हैं ये, 3 दूनी 6, मतलब कि 6 काम कंप्लीट हो गया। तो 10 में से 6 घटा दीजिए, 4 काम बचा। अब आप देखिए 4 काम जो बचा है ना कैसे होता है, देखिए कि अब बी के स्थान पर सी आ जाता है। देखिए ए तो अपनी एफिशिएंसी 1 से काम कर ही रहा है, लेकिन एक नया पर्सन सी एफिशिएंसी के साथ जुड़ जाता है, जो अब ये दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। और जो मेरा काम है वो कितना है 4, रिमेनिंग वर्क 4 दिन। और ये दोनों कितने 1 + सी, 1 + सी क्या है, ये क्या है एफिशिएंसी, ये क्या है डेज, 3 दिन में लिखा है ना, 3 दिन में खत्म कर देता है। और ये टोटल वर्क ये बन गया। देखिए 3 एकम 3 और 3 है, इधर जाके घट जाएगा, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा 1, ये कितना हो जाएगा 3C, तो C बराबर कितना हो जाएगा 1/3, C की वैल्यू आ गई मेरी 1/3। ठीक है, ये क्या है सी की एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी। अब मुझे क्या चाहिए डेज, डेज क्या होता है टोटल वर्क सर जी 10 अपॉन में क्या आएगा 1/3 एफिशिएंसी, 1/3 की जगह डायरेक्ट मैं 3 × में लिख देता हूँ। ठीक है,
ये आ गया 30। लेकिन खास बात ये है कि वो मेरे से ये पूछ ही नहीं रहा कि कितना आया 30 डेज, मतलब 30 डेज में काम कंप्लीट हो, लेकिन मेरे से ये पूछ नहीं रहा। वो कह रहा कि सर 60% कितने दिन में करेगा। 60% मतलब 3/5, 5 दूनी 10, 2 तिये 6 और 6 तिये 18। सी मेरा आंसर आ गया 18 दिन। 18 डेज में कंप्लीट कर लेता है वो अपने काम को, ठीक है। 18 दिन में हो जाता है कंप्लीट। अब देखिए एग्जामिनर ने 30 आंसर भी दे रखा है, सी अपने काम को 30 दिन में करता है, तो एग्जामिनर ये भी दे रखा है। और ये नहीं होगा, ये ध्यान रखा, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कहीं पे एक स्टेप पे आके ठहरते हैं और लगा कि सर जी ये आंसर है, तो हम उसे ही टिक करते हैं डायरेक्ट। ये मेंटल एबिलिटी होती है, एग्जाम के प्रेशर में कुछ समझ नहीं आता ना कुछ सोच पाते हैं, ठीक। तो आपको ध्यान रखना कि पूछा क्या है। फाइनल लाइन जरूर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, बीच का पढ़ने पढ़िए, मेन पॉइंट पढ़ने के बाद एक बार आखिरी की लाइन जरूर ध्यान से पढ़िए कि सर क्या पूछा है उसने। नाउन की क्लासेस है हमारी, फ्री क्लास चलती है, तो आप ये भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए अब क्या ये आ गया टंकी और पाइप वाला क्वेश्चन। ए और बी किसी टंकी को 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खुले जाते हैं, तो खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ इसमें मेरे हिसाब से, तो 15 गुणा 18, 15 गुणा 18/15 और 18 कितना होता है 33। 3 से काटता हूँ तो 11 आएगा, 3 5 15, 18 पंजे 90/11। 90/11, 11 88 और 2 90/11। डी आंसर आ गया मेरा, सिंपल है। ए इंटू बी अपन में ए प्लस बी, कौन नहीं जानता ये फॉर्मूला, सिंपल बिल्कुल आसान है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। सी उल्टा है, खाली कर रहा है, ठीक है। लेकिन 10 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दी जाए तो टंकी के शेष भाग कितने घंटे में भरेगा, ठीक है। 10 घंटे ए चला है, बस ये याद रखना। 16 लिखा मैंने ए की, प्लस लिख लेता हूँ यहाँ, प्लस लगा मैंने यहाँ, ये कौन है 24 बी, लेकिन सी उल्टा है, 40 घंटे में खाली कर देता है। तीनों का एलसीएम लूंगा तो कैसे, एलसीएम 240 आ जाएगा। 16 कम 16, 16 पंजे 80, 24 कम 24 10, 40 काटा 6 बार में आ गया। देखिए इन दोनों को ऐड करूंगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये तो टंकी भर रहे हैं। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, अब 25 में 6 गया तो 19, 25 में 6 गया तो 19 आया। अब 19 यूनिट 1 घंटे में बन रही है, और कितने घंटे साथ चले ये, लेकिन 10 घंटे बाद 10 घंटे तो चले कम से कम। तो मैंने किया 10 घंटे का गुणा किया, तो मुझे पता चला कि 190 यूनिट तो भर गया है। तो सबसे पहले तो मैं 190 यूनिट घटा लेता हूँ, 50 यूनिट बचा। अब ये 50 यूनिट क्या करते हैं, ए को बंद कर दिया गया, ए को बंद कर दिया गया। अब देखिए प्लस का 10 और माइनस का 4, मतलब अब ये क्या कर रहे हैं, ये 1 घंटे में केवल 4 यूनिट बना पा रहे हैं। 1 घंटे में 4 यूनिट, तो कितने घंटे में 50 यूनिट, 12 चौक 48 और 2/4, 12 सही 1/2 भी आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। एक वर्ड मेरे से बार बार निकलता है कि क्वेश्चन सिंपल है, ये मेरी एक हैबिट में बन गया है हर क्वेश्चन को सिंपल बोलने का, भले वो कठिन भी होता तो ऑटोमेटिक निकल जाता है कि सर सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। टफ क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वोकैबुलरी की वीडियो देखिए, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसका। हमारा एक ऐप भी लॉन्च होने वाला है, वहाँ भी आप फ्री क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, किसका क्वेश्चन है, टाइम एंड स्पीड का, टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड असिस्टेंट, ये सभी कर लिए। अब आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है इसमें, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब कि ए माइनस बी 2 घंटे है, ठीक है। एक चीज याद रखना कि ए माइनस बी 2 घंटे है, टाइम माइनस टाइम इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। 30 घंटे अधिक लगते हैं।
2 घंटे 30 मिनट लग। यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो वह बी से 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है। ठीक है, ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो बी से 1 घंटे समय में कम कर लेता है। तो मतलब बी से 1 घंटे कम है, मतलब बी माइनस ए बराबर 1 घंटा। ए द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये मुझे बताना है। फॉर्मेट तैयार करता हूँ, इक्वेशन आपको सॉल्व करना होगी आप जिस तरीके से करते हो। फिर देखिए मेरा तरीका, वीडियो को पॉज कर लेना, खुद का तरीका कीजिए कि आप कैसे करते हो, फिर देखिए कि मैंने कैसे किया। देखिए ए को बी से 2 घंटे 2.5 घंटे टेक लगती, ए को बी से मतलब ए माइनस बी, मान लीजिए कि अगर 40 डिस्टेंस है और ए स्पीड से चलते हैं तो ए को इतना समय लगता है। माइनस कर दूं 40 डिस्टेंस को, अगर बी से चलते हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 घंटे 30 मिनट 2.5 घंटे। देखिए टाइम माइनस ए का टाइम माइनस बी का टाइम इज इक्वल टू 2.5, ये इक्वेशन का फॉर्मेट। दूसरा देखिए, यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो वह बी से 1 घंटे कम लेता है। बी की देखिए, बी अभी भी वही है 40 बटे बी, इससे कितना 1 घंटे कम लेता है। लेकिन देखिए ए अब ए नहीं बचा, ए अब 2a हो गया। क्यों, उसने स्पीड दोगुनी कर दी तो 2a हो गया। अब कितना 1 बचना है, 1। अब वो पूछ रहा है कि सर ये बताइए ए की चाल क्या है, मतलब 40 किलोमीटर कितनी दूर कितना टाइम लगता है। देखिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ये आप देखिए ये से ये कट जाता है ना। अब देखिए 40 बटे ए में से अगर 40 ये कटाऊंगा तो 40 कॉमन आ जाएगा, 1/a में से 1/2a घट जाएगा, इक्वल में 3.5 आ जाएगा। ठीक है, 40 गुणा देखिए 2a माइनस का a कितना आएगा, a बटे में कितना आएगा, 2a स्क्वायर आएगा। तो a से a कट जाएगा तो बटे में आएगा क्या, 1/2a, 3.5 आया। ये आ गया मेरा। देखिए कहीं एरर तो नहीं हुई। अब देखिए a काटा तो 20 आया, a बराबर कितना आएगा, 20 बटे में 3.5। एक्चुअली में ये मेरे पास आ जाती है क्या, ये मेरे पास आ जाती है मेरी स्पीड। 20 बटे 3.5 मेरी स्पीड है। इस स्पीड से मुझे चाल दिया कि एक ही स्पीड आ गई। अब वो कह रहे 40 किलोमीटर बताइए। देखिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपन में इज इक्वल टू टाइम। 20 से काटा 40, 2 आया, 3.5 ऊपर जाएगा तो 3.5 गुणा 2, 35 दूनी 70, 7 हो गया क्वेश्चन। इजीली हो गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी, थोड़ी अरेंजमेंट करना थी, और दूसरी स्टेप थी इक्वेशन सॉल्व करना। 2 स्टेप आप सीख गए टाइम स्पीड डिस्टेंस के इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आप कर ले जाओगे इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन एक्स रनिंग एट 75 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन एट वाई रनिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन 12 सेकंड, 12 सेकंड में पार कर ली। इफ द लेंथ ऑफ वाई if the length of y is 2/3 of x, y equal to 2/3 of x, x की थर्ड और y की 2, x की 3 और y की 2, मतलब सही लिख नहीं पाया बराबर 2/3 गुणा x है। ठीक है, तो x की रेशो देखोगे तो आप y का 2 और x की 3 आ जाएगी। मेरे पास रेशो का लेंथ। अब आप बताइए यदि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो क्या होगा। मैं जानता हूँ कि सर जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है ना तो वो एक्चुअली में कितनी डिस्टेंस चलती है, दोनों रेलगाड़ियों के लेंथ के सम के बराबर वो डिस्टेंस कवर करती है। मतलब कि डिस्टेंस x प्लस y इज इक्वल टू स्पीड कितनी है सर। मैं जानता हूं कि स्पीड जब ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है तो 74 प्लस 52 आएगा मेरा 126। ये स्पीड आ गया, ये डिस्टेंस हो गई। और टाइम कितना है मेरे पास सर, टाइम कितना दे रखा है, टाइम 12 सेकंड है। एक मिस्टेक हो गई क्या, ये सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर में। मुझे क्या करना होगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाऊंगा मैं, और उसके लिए मल्टीप्लाई करना होगा मुझे 5/18 से।
18 7 126 आया, 12 5 60 और 60 7 6 7 42 420 मीटर, 420 मीटर। दोनों रेलगाड़ियों का सम आ गया। देखिए इसका 3 था, इसका 5 था, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू इतनी है। पूछा क्या सर कि एक्स की बताइए, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, 5 से ही काटा तो 5 दूनी 10, 2 3 6 और 6 दूनी 12, 2 हासिल किए, 6 24 और 25। ये आ गया मेरा आंसर 252। 252 मीटर लेंथ है मेरी रेलगाड़ी एक्स की। आया समझ में? कमेंट कीजिए आए तो। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन, आसान है, करते हैं। देखिए इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 इज इक्वल टू 12 ए प्लस बी माइनस 2c, देन दिस वैल्यू फाइंड कीजिए। इसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्या है। पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि ये फिक्स टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक फिक्स पैटर्न पे बेस है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्योंकि देखिए एक परफेक्ट स्क्वायर पे बेस है कि ए और बी और सी की एक फिक्स वैल्यू होगी जो इसे सेटिस्फाई कर रही होगी। इसे आप 2 बाहर लिख लीजिए और 6 को अंदर ले जाइए। 6a प्लस 6b माइनस 12c। देखिए अगर मुझे इसे स्क्वायर बनाना तो ए की वैल्यू क्या होना चाहिए सर? ए की वैल्यू 6 होना चाहिए। अगर मुझे इसे स्क्वायर बनाना है तो बी की वैल्यू क्या होना चाहिए सर? बी की वैल्यू मेरे पास होना चाहिए क्या? 6। अगर मुझे सी को स्क्वायर बनाना है तो इसकी वैल्यू होना चाहिए 12। ठीक है, ये आ गया 6 6 12। इसमें वैल्यू रखना है ए बी सी की अंडर रूट में। देखिए ए बी चकनक 36 माइनस 12 छंग 72, सी और ए, ये माइनस का 12 होगा एक्चुअली में। ठीक है, सी और ए कहाँ गया? सी और ए 12 छंग 72 माइनस का 12 छंग 72 माइनस का 72 प्लस का 72 हो जाएगा। एक मिनट रुकना, ये बी और सी माइनस का 72 इसमें जाके ए और बी छकना 36 सही है। बी और सी कितना आएगा? 12 छंग 72 माइनस का, तो ये माइनस का आएगा। मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ए 6 2 जा 12 आया, तो सी की वैल्यू आ गई 12। ए की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 6 आई, बी की वैल्यू 6 आई और सी की वैल्यू 12 आई। इसमें थोड़ा रखने में दिक्कत आ रही है मुझे। क्या? ए और बी, ए इंटू बी, 6 इंटू 6 36 सही है। बी और सी 12 छंग 72, 12 छंग 72 माइनस का 72 इधर आके प्लस का 72 हो जाएगा। इसे मैं प्लस का कर लेता हूँ। ठीक है, सी और ए इसमें करूंगा तो मैं 12 छंग 72 प्लस का 72 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 और 6 10 की 0 हासिल की 1 7 तो 7 14 और 3 17 1 18। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है इसमें, किसी एक वैल्यू में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। इसमें सी अगर हो जाएगा तो दोनों वैल्यू प्लस की आएंगी। इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है, किसी कोई एक वैल्यू मिस्टेक कर रही है इसमें। एक सेकेंड में फिर से सॉल्व करके देखता हूँ एक बार कि चकनक 36 आया। मैं से प्लस का लेके सॉल्व करता हूँ एक बार। चकनक 36 आया, बी और सी, ये क्या है? ए सी और कॉमा बी सी, ये दोनों सेम होंगे, सब वैल्यू सेम होंगी इनकी। बी की वैल्यू माइनस में आएगी और सी की वैल्यू माइनस में आएगी। अगर ऐसा करते हैं तो क्या आएगा? देखिए इसमें क्या होता है, तो
तो सॉल्व होता है क्या ये क्वेश्चन अगर मैं ऐसा करके सॉल्व करूं तो क्या करते हैं देखिए, ए बी माइनस का 36 आएगा और बी सी 12×72 प्लस का 72 आएगा और सी ए माइनस का 72 प्लस का 72, 36 6 2 8 7 2 3 10 108 तो भी नहीं आ रहा ये आंसर, थोड़ा कहीं पे एरर हो गई है। तो इस क्वेश्चन को अभी के लिए ड्रॉप कर देते हैं, ऐसे नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन में आपको करवा दूंगा, ठीक है। कोई मतलब नहीं है फालतू एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने का, मेरा भी टाइम जाएगा और आपका भी टाइम जाएगा। तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा विद डिटेल सॉल्यूशन। लेकिन आपको इसके लिए बस एक चीज़ करना होगी कि क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है, ये बात कमेंट करना होगी मेरी वीडियो के लिए, तभी मैं आपको इसका आंसर विद सॉल्यूशन अच्छे से प्रोवाइड करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। याद रखना, कमेंट करना है आपको इस वीडियो के नीचे। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि 5√5 एक्स क्यूब माइनस 3√3 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, ये आएगा। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि ए क्यूब माइनस वी क्यूब अपॉन में ए माइनस बी होता है और इक्वल में क्या होता है, इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बस सेम बात यहाँ हुई है, देखिए ए माइनस बी का क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू और अपॉन में ए माइनस बी। ए स्क्वायर कीजिए, ए की वैल्यू क्या, √5, एक्स स्क्वायर को नेगलेक्ट कीजिए, केवल ए पे फोकस करना है मुझे। तो ए का √5 का स्क्वायर 5, ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। बी मैं ये वाले ए की बात कर रहा हूँ, ये वाले ए की, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। बी की वैल्यू बताइए क्या आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी, वी की वैल्यू आएगी मेरी, आ गया, हाँ ये रहा 3 आएगी, ठीक है। और इस सी की वैल्यू कितनी आएगी है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, √15। इसे सॉल्व करते हैं अब, 3a 3 5 15 प्लस 3 18 माइनस √15 15 से 15 कैंसिल हुआ तो ये आ गया मेरा आंसर 3। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं क्या, 3 माइनस बी √15c, ये माइनस का है जबकि यहाँ आएगा प्लस का, मतलब ये √15 माइनस की वैल्यू आएगी, नहीं सही है, मेरा सही है। ए क्यू माइनस बी क्यू अपन ए माइनस बी करते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आता, और ए बी सी की वैल्यू मेरे पास √15 आ गई, √15 मैंने इसमें रखा तो √15 कितना आ गया, माइनस का 15 आया, 3a मतलब 5 3 15 और 3 18, 18 में 15 गए तो 3 बचा, आंसर सही है मेरा। क्योंकि अगर मैं इसमें कोई और चाल फिरा करती हूँ तो क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए मुझे सी, और सी क्या है यहाँ पे प्लस का है और यहाँ भी क्या है सी प्लस का है, बस इसीलिए मेरा आंसर सही है। अभी 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछिए, मतलब मेरे पास क्या पूछा, क्या दे रखा है, x⁴ प्लस 1 अपॉन x⁴ दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 194। अगर आप इसमें 2 ऐड कर दो और अंडर रूट ले लो 196, कितना आ जाएगा 14 x² प्लस 1 अपॉन x² की वैल्यू, क्या कीजिए इसमें फिर से 2 ऐड कीजिए 16 बटे में अंडर रूट ले लीजिए तो कितना आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4, 14 और 2 16, 16 का अंडर रूट 4 आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, अलजेब्रा का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब मेरी स्टार्ट होगा यहाँ से ज्योमेट्री, ठीक है। A circle is inscribed in a triangle ABC, touches side A, B, C at a point R, P and Q respectively, AQ ये, PC ये है। पहले तो जो दे रखा है उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं। इसमें डायग्राम थोड़ा
प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की अच्छे से। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, समझ में आ जाएगा, इतना तो किया है। ठीक है, एक ट्राइंगल है क्या, ए बी सी। ए, ये मेरा वी और ये मेरा सी। ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हो जाता है मेरा। अब क्या दे रखा है, ए बी बी सी। ए बी पर क्या है, आर। बी सी पर क्या है, पी। और यहाँ क्यू होगा। ठीक है, एक ट्राइंगल वो एक सर्कल बनाया जाता है इनको टच करके। देखिए, देखिए मैं एक वो बनाता हूँ सर्कल। ये सर्कल बना, अब ये क्या दे रखा है, ए क्यू 3.5, पी सी 4.5, बी आर 7। पेरीमीटर पूछा, इसका पेरीमीटर क्या है देखिए। अब आप बताइए कि एक जब सर्कल हो तो सर्कल की टेंजेंट लाइन ऑलवेज इक्वल होती है। अगर दो टेंजेंट लाइन है और एक ही पॉइंट पर टच हो रही है तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। देखिए, जितना ये है उतना ये होगा, जितना ये है उतना ये होगा, और जितना ये है उतना ये होगा। मतलब ये तीनों वैल्यू का दोना। देखिए, 4 और 3 7 और 1 8 और 7 15, 15 मेरा सम आया, लेकिन मुझे इसका डबल करना है। आंसर सिंपल था, केवल एक चीज देखना था क्या, कि जो इसकी जो टेंजेंट है वो इक्वल होती है। तो टेंजेंट ऐसे, एक टेंजेंट है सर्कल को टच कर रही है, दोनों इक्वल है, तो इसलिए डबल कर दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31। देखिए, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, सॉरी एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो। ये भी 13, तो सब 13 ही है, ये भी 13। अब देखिए, एक विकर्ण है इसका 10 सेंटीमीटर का। अब मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, देखिए अब मैं एक दिमाग लगाता हूँ खुद से, क्या मैं इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, जो कि 90 डिग्री के एंगल बनाई, और ये बाइसेक्टिव करेगा, ये 5 आ जाएगा, ये भी 5। ये बात तो प्रूव हो गई क्या, कि मेरा वो डायगोनल 10 का है, 10 का है, और ये बाइसेक्टिव कर रहा हूँ, ये कितनी है 13। देखिए 5 13 और ये कितनी होगी 12। कौन कौन जानता है कि 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है, आ गया। अब आप बताइए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। एरिया निकाला जाता है उसकी 90 डिग्री बनाने वाली दोनों का मल्टीप्लाई और हाफ, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। ठीक है, मतलब कि 12 पंजा 60, 60 का आधा 30। देखिए 12 पंजा 60, 60 का आधा 30। ये फॉर्मूला गया हाफ पीवी वाला, तो ये 30 आ गया। देखिए, अगर इसका 30 है तो इसका भी 30 होगा, और ऐसे अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो इधर भी 30 और इधर भी 30। मतलब 30 का 4 गुना कर दूं तो मेरे पास पूरा रोम्बस का जाएगा। आंसर सिंपल था, आ गया। एक कॉन्सेप्ट समझाना था छोटा सा, कि 30 एक 1/4 का एरिया आ गया 30, 4 का मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया। ठीक, अब बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर का क्वेश्चन है ये मेरा। ठीक है, पी ए और पी बी ओ केंद्र वाले वृत्त के भाव बिंदु पी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं है। यदि ए और बी बिंदु वृत्त पर इस प्रकार हैं कि दो बिंदु ए और बी इस प्रकार हैं कि ए पी बी 128 है, ओ ए बी बताना है। डायग्राम बनाते हैं। ये सर्कल हो गया, ये एक पॉइंट हो गया जो बाहर है कहीं। इसे पी बू लगाया है, इससे ए और इससे बी,
और इसे ओ बोला गया है। पी ए भी दे रखा, ए पी बी 120। अगर मैं इसे आधा कर दूं ऐसे करके ऐसे, तो ये कितना बचेगा 64, क्योंकि भैया ये क्या है, एंगल वाई सेक्टर। ये क्या करती है, एंगल वाई सेक्टर है। सर्कल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि ये वाली लाइन क्या, सेंटर से मिला दो तो ये वाई सेक्टर करती है, मतलब ये 64 डिग्री है। देखिए अगर ये 64 डिग्री है और ये लाइन मिला दो, तो मेरे से पूछा ओ ए बी ये वाली, और ये 64 है ना, तो ये भी 64 होगी आंसर। क्योंकि देखिए ये 64 है, ये एंगल टोटल कितना होता है 90 डिग्री का। अगर मैं ये फाइंड करूंगा तो कितना आएगा 64, 90 में से 64 माइनस करोगे तो कितना आएगा 70, 26 आएगा, ये 26 आएगा। फिर से ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो मैं 90 में से माइनस करूंगा तो ये 64 फिर से आ जाएगा, इसीलिए ये 64 है। ठीक है, डायरेक्ट थ्योरम भी है, डायरेक्ट ये भी है कि 120 का आधा होता है, ये भी थ्योरम है। फिर भी मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया, प्रीवियस ईयर है, अच्छे से करना है आपको। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एबीसी में डी बी डी पैरेलल है, ए बी डी क्या है, परपेंडिकुलर एसी पर। बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि बी ई ए एक्स डिग्री है, यदि ई ए सी 46 है, ई बी डी 60 है, तो एक्स बताइए। कंफ्यूज किया है, कुछ नहीं है, डायग्राम बनाना आना चाहिए बस। एक तो डायग्राम नहीं बनता मेरे से इस पर, एक सेकेंड रुकना, कोशिश करेंगे। इसमें एक बार अब की बार बड़ा वाला ट्रायंगल बना के समझाता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। ताकि ये मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, वो ये सी हो गया और ये बी हो गया, कि बी डी परपेंडिकुलर है एसी पर। ये क्या, बी डी जो कि परपेंडिकुलर एसी पर। ई ए सी, अब ये तो पता ही नहीं है क्या है। ई बी सी पर ई है, जो कि ई बी डी बना रहा है, ई बी डी, ये क्या है, हाँ। और ई ए सी, ई ए सी ये कितना है 46 डिग्री है। ई बी डी 60 डिग्री है, ई बी डी ये 60 है। मुझसे क्या पूछा है, एक्स बताना है। बी ई ए बताओ क्या है। देखिए ये 60 है, देखिए ये 60 है, तो ये कितना होगा 30 होगा डेफिनेटली। ठीक है, ये कितना हुआ, ये वाला पता करना मुझे, 70। हाँ देखिए ये वाला क्या, ये वाला देखिए, ये वाला ट्रायंगल देखिए ए ई सी, इन दोनों का एक्सटर्नल हो गया, ये प्लस ये, इन दोनों का सम होगा ये। क्योंकि देखिए आप जानते हो कि किसी एक वर्टाइसिस पर उसका जो एक्सटर्नल एंगल है ना, जो रिमेनिंग 2 इंटीरियर एंगल होता है उनके सम के बराबर है, मतलब ये 76 डिग्री आ गया। ज्योमेट्री है थोड़ी सी डिफरेंट है, आप करते हो आता है तो कर लोगे। देखिए ए ओ ए बी सी, एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक हैं, 142 डिग्री है। ए का मान ज्ञात करना है। ये ए, ये बी, ये सी, बी और सी के समद्विभाजक, ये गया, ये सी आया, ये क्या एंगल वाई सेक्टर, ये वैल्यू दे रखी है, ये पता करना है। इसे मैं थीटा मान लेता हूँ। एक डायरेक्ट थ्योरम होती है इसके लिए, क्या कि 190 प्लस थीटा अपॉन में 2 इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो थीटा अपॉन में 2 इज इक्वल टू 140 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 52 बचेगा।
तो थीटा इज इक्वल टू 104। मैंने सेम क्वेश्चन मेरे सीजीएल की प्रीवियस ईयर वाली वीडियो में भी करके बताया, तो आपने नहीं देखा है ना तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो आपको सीजीएल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एसएससी एक संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसकी मेंटलिटी ये के क्वेश्चन देने की, तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन करना आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया 104 आंसर। आपको याद भी कर लेना, आपकी जो नोटबुक लेके बैठो ना उसमें डायरेक्ट लिखना कि 90 प्लस थीटा वाई होता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर मैं इसे ऐसे पढ़ा लूँ और इंटीरियर एंगल को ऐसे बुला लूँ, ऐसे ये एक्सटीरियर एंगल को, तो ये वाला एंगल पता है कितना होता है? 90 माइनस थीटा बाई 2। एक और एक्सटर्नल चीज बता दी मैंने आपको। 35 वाला नंबर क्वेश्चन कर, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा टाइम हो गया, 1.5 घंटे की वीडियो हो गई, लेंथी हो गई है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप 40 है यदि उसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है। इसकी जो चौड़ाई है ना ब्रेथ, वो लंबाई की 2/3 है, 2/3 है। मतलब लंबाई और चौड़ाई का वो कितना है? लंबाई और चौड़ाई 3:2। ठीक है, मतलब ये 3x है और ये 2x है। परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बताइए। आयत का परिमाप वर्ग का परिमाप बराबर है, तो आयत का परिमाप मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 3x प्लस 2x 5x, ये होता है ना, आपको याद हो तो। 3 और 2 5, 5 दूनी 10x, 10x की वैल्यू 40, तो x की वैल्यू 4। अब मेरे से क्या पूछा है? आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? मतलब एरिया। 3 दूनी 6x², 6 लिखा, x² की वैल्यू 16 लिखी, क्योंकि x क्या 4, 16 लिखा, 16 इंटू 6 96 आंसर हो जाता है मेरा। 36 क्वेश्चन हो जाते हैं। 36 क्वेश्चन पे मैं पहुंच चुका हूँ। ये वाला करके दिखा दो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए करके दिखा रहा हूँ। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 24, 26 एंड 10। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड ये है, इतनी है। ठीक है, मैंने केवल अभी तक एक लाइन पढ़ी है कि 24, 26 और 10 इसकी एक भुजाएं हैं, तो मैं समझ गया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे समझ गया? क्योंकि दिस इज अ क्या, दिस इज अ क्या, ये एक क्या है, वो ट्रिपलेट है। 5 12 13 वाला, 10 24 और 26, ये मैंने बना दिया डायग्राम। अब देखिए, सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 आर ड्रॉन, ड्रॉन मतलब एट ईच ऑफ इट्स वर्साइसेस। सर्कल्स ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर ड्रॉन। देखिए ये वाला पॉइंट लिया, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये एक पॉइंट लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये एक पॉइंट लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एक्सक्लूडिंग द पोर्शन कवर्ड बाय द सेक्टर ऑफ द सर्कल। देखिए ये जो पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन को हटाना है आपको, समझिए। इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? मैं जानता हूं कि सर हाफ इंटू पी वी, पर हाफ गुणा ये दोनों भुजाएं, तो देखिए 24 गुणा 10 240, 240 का आता 120। दिस इज अ एरिया ऑफ दिस इज अ एरिया ऑफ किसका? ये राइट एंगल ट्राइंगल का। अब मुझे इसमें से माइनस करना है इस वाले पार्ट को। देखिए ये 90 डिग्री है, ये कुछ एंगल है और ये भी कुछ एंगल है। एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? वह 180 डिग्री। 180 डिग्री और सर्कल का कितना होता है? 360 डिग्री। 180 से 360 डिग्री काटा तो हाफ। देखिए मतलब जो सर्कल है ना, देखिए सभी की रेडियस कितनी है? 4.2। मतलब जो एरिया बनेगा 4.2, उसका एरिया मैं बना लूंगा लेकिन हाफ कर दूंगा उसका एरिया। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला पार्ट वेस्टेज है, ये वाला पार्ट वेस्टेज है और ये वाला पार्ट वेस्टेज है। उसने केवल बताया है कि जो ट्राइंगल के अंदर का भाग है उसे माइनस करना है। अब मैं देखूंगा पाई r² और इसका आधा करना है मुझे। 7 छंग 42, 2 से काटा तो 21,
21 2.1 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए सभी का, मैं करके बताता हूँ। इसका दो इधर ले जाते, 2 छंग 12, 12 का 12, 2 असल की 1 12 नहीं 24 और 1 25 आ गया। 11 इधर छोड़ा तो मैंने, 2 2 और 5 7, 5 और 2 7 और 2 27.72 और 2 के बाद 27.54 मैंने मल्टीप्लाई कर ली, इतना आंसर आ रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है मल्टीप्लाई करने में, आप भी कर सकते हो, ठीक है। 27.72 माइनस करना मुझे, 28 माइनस कर लेता हूँ अभी इसमें से। 28 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 92 आएगा। और ये 72 माइनस किया था, एक में से 72 माइनस करोगे तो 28 आएगा। आंसर आ गया मेरा 92.28। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा फास्ट करना सिखा रहा हूँ आपको। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में लेट हो जाते हैं कि सर लेट हो रहे हैं थोड़ा, कैसे जल्दी जल्दी की जाए कैलकुलेशन की आपकी सर कितनी फास्ट है, कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। 37 क्वेश्चन पे आते हैं, क्या करके बताना। ये सिंपल है, इसको मैं नहीं बताने वाला। ये क्वेश्चन है मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये आपको करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। तो हिंट दे देता हूँ। बेस ऑफ सिलेंडर दिस इट्स कर्व्ड सरफेस दे रखा है। कर्व सरफेस क्या होता है, 2πr/h 880 दे रखा है। ये पूछा है, देखिए ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये फाइंड कर लोगे। ये पता है, ये पता है, एच एस में से आ जाएगी। ये पता हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको फिर भी ये क्वेश्चन नहीं आता ना तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दे दूंगा करके। हाँ, इस क्वेश्चन को जरूर मैं करा देता हूं। 4 cosec स्क्वायर थीटा। देखिए अगर मैं, आप जानते हो कि tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। तो कॉट स्क्वायर 33 डिग्री आएगा। देखिए नहीं सॉरी, कॉट स्क्वायर 57 डिग्री आएगा, 57। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। 4 × 1 4 माइनस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कॉस 0 1, तो कॉस 90 0 माइनस टेन स्क्वायर 66, टेन स्क्वायर 24, टेन स्क्वायर 24 कितना होता है, कॉट स्क्वायर 66। और टेन और कॉट का मल्टीप्लाई 1 होता है, मतलब सब कुछ 1। ये 1 हो गया, केवल क्या बचा, बाय इक्वल टू में y/2 बचा। माइनस का इधर जाएगा, 4 इज इक्वल टू 2y + y 3y अपॉन में 2 इक्वल टू 4 आया। 4 2 जा 8 अपॉन में 3। आंसर बिल्कुल, क्वेश्चन सिंपल था। देखिए अब आते हैं 39 नंबर वाले क्वेश्चन पे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखिए अ लेडर leaning against a ball makes an angle theta with the horizontal ground such that cos theta is equal to 5/13. If height of the top of the ladder from the ball is 18 meter, then what is the distance of the foot of the ladder from the ball? देखिए समझाता हूँ। एक सीढ़ी है ना, वो दीवार के सारे झुकी है। अगर मान लीजिए कि ए एक प्लेन सरफेस है और ये एक बॉल है, ये क्या है, बॉल है, टेढ़ी बॉल है थोड़ी, ठीक है। और इस पे थोड़ी ये क्या डली है, एक लेडर एक सीढ़ी डली है और थीटा एंगल बनाती है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 18 मीटर है, तो दीवार से सीढ़ी के आधार की, दीवार से ये पूछा है मेरे से। मैं जानता हूँ cos थीटा बराबर 5/18। cos थीटा कितना, 5/13। cos थीटा बराबर 5/13। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस 30, ठीक है। 5 13 12 ट्रिपलेट लग गया। अगर 12 की वैल्यू 18 है, +6 कर दिया मैंने, मतलब 12 का आधा। अब तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 का आधा कितना होता है, 2.5 ऐड कर दीजिए।
आ गया 12 की वैल्यू 18 तो 5 की कितनी 7.5। अब आ गया मैं 40 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इफ 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 0, 0 से बड़ा है सॉरी क्या दे रखा है ये 0 से 90 के बीच में थीटा जो भी हो, cos थीटा प्लस 90 मेरे थीटा पूछा गया है। ठीक है देखिए 3 तरीके बताता हूँ क्वेश्चन को करने के। पहला वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई कर लीजिए कि थीटा सेटिस्फाई किस पर हो रहा है। ठीक है दूसरी मेथड क्वाड्रेटिक बनाइए, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कीजिए, एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, उसे सॉल्व कीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है तीसरी मेथड बीच में प्लस लगा हुआ है, ये माइनस कैसे, अब ये और ये भी कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है अब देखिए दोनों को सॉल्व करता हूँ मैं। 1 प्लस √3/2 आया, इसे अलग अलग करूंगा तो 1/2 प्लस √3 आएगा। ठीक है अब आप बताइए कि कॉस में सॉरी √3/2 किस में होता है, कॉस 60 डिग्री, वो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अगर मैं थीटा को 30 डिग्री मानूं तो कॉस 30 डिग्री √3/2 दे रहा सही है, लेकिन अगर मैं tan 30 न मानूं तो tan 30 1/√3 देगा, मतलब कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब देखिए अगर मैं tan थीटा √3 के इक्वल मानूं, देखिए cos थीटा √3 कभी नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैंने tan थीटा को √3 के इक्वल माना। अगर tan थीटा √3 है, tan थीटा √3 है तो थीटा 60 डिग्री होगा, थीटा 60 डिग्री हुआ तो cos 60 डिग्री कितना होगा 1/2, 1/2 लिखा है और ये सेटिस्फाई कर रहा है। केवल ये वाला आंसर मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, कितना 1 + 2√3/2, तो ये वाला मेरा आंसर हो जाता। सिंपल क्वेश्चन था, केवल 3 तरीके बताए मैंने आपको, बाकी 2 आप करोगे जो आप सीख चुके हो, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं जानता हूँ नहीं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो 60 पे इसे सेटिस्फाई कराइए, सेटिस्फाई हो जाएगा, या फिर क्वाड्रेटिक बनाइए थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। 41 वाला क्वेश्चन हाँ ये भी करा देता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है, ये एक मॉल है, ठीक है मैं देख के समझ गया क्योंकि मीनार वाले क्वेश्चन तो इसी टाइप के होंगे। एक मॉल बना है, वह मॉल से 1425 मीटर की दूरी पर है, ये इंसान खड़ा है 1425 मीटर की दूरी पर, और सड़क से मॉल के शीर्ष को इस प्रकार देखने में सक्षम है कि उसके और मॉल के बीच स्थित पेड़ का शीर्ष मॉल के शीर्ष के साथ एक दृष्टि रेखा में, देखिए दृष्टि रेखा क्या है कि मैं ऐसे किसी चीज को ऊपर देख रहा हूँ, देखिए पहली चीज दिख रही है और उसी के साथ मुझे दूसरी चीज भी एक ही साथ दिख रही है, तो उसे बोलते हैं दृष्टि रेखा में होना एक ही चीज में। देखिए वो पर्सन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से देख रहा है, यहाँ से वो मॉल देखता है, ऐसे करके ऐसे 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 मॉल देख रहा है, तो क्या होता है बीच में उसे पेड़ भी दिख जाता है, क्या हो रहा है उसे मॉल दिख रहा है बीच में पेड़, ये ट्री है और ये मीना वो है मॉल। अब क्या मॉल से 1425 मीटर दूर है, पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर, और यह उस व्यक्ति से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, और यह उस व्यक्ति से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये पेड़ कितना है 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है ये 1425 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है ये 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। मॉल की ऊंचाई बताइए, बताना है मुझे। देखिए पहला तरीका या तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा तो मैं कर सकता था, लेकिन ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरा सिमिलरिटी से, क्योंकि मैं जानता हूँ ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, इन दोनों का रेशो अगर 1:3 है, ये बीच वाली और इसका 1:3 है, 1:3 है, तो डेफिनेटली ये 1 होगा और ये 3 होगा। अगर 3 की वैल्यू ये दे रखी है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 5 15, 475 हो जाता है मेरा आंसर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैंने बहुत शानदार तरीके से करवाए हैं और हर क्वेश्चन की आपको बेस्ट मेथड देने की कोशिश की है कि आप उस क्वेश्चन को बेस्ट मेथड से सॉल्व कर सको, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस टाइप के क्वेश्चन बचे। अब तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, ये तो आप कर दोगे। ये कंप्लीट पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा और उसकी लिंक मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो आप जल्दी से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और ये पीडीएफ ले लीजिए और जो सभी क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी के नाम से। मैं वहाँ भी आपके डाउट क्लियर कर दूंगा पर्सनली, ठीक। और इस टाइप के क्वेश्चन है ये बार ग्राफ वाले, बहुत सिंपल होते हैं, इसमें कुछ नहीं होता। अगर आप फिर भी आपको सॉल्व नहीं होते तो आप कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो में सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मकसद है कि ताकि कमेंट आए और आप कमेंट करें और मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करके दिखाऊँ आपको। अगर आप सीरियस है तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।